नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में 2026 मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। नज़दीक आ गई है घड़ी, कुछ महीने बाकी हैं। वहां दो मुख्य पार्टियां हैं, आपको पता है। एक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके जो सत्ता में है, जिसका गठबंधन है वो सत्ता में है, और दूसरी पार्टी है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK। मुख्य विपक्षी दल है। लंबे समय से 1967 में आखिरी बार कांग्रेस वहां से सत्ता से बाहर हुई थी। उसके बाद से सत्ता में लौट नहीं पाई। दोनों द्रविड़ पार्टियां तब से बारी बारी से सत्ता में आती हैं और उनका गठबंधन सत्ता में आता है। छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करते हैं, उनका गठबंधन सत्ता में आता है। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है अभी, लेकिन डीएमके सीट तो दे देती है कांग्रेस को, लेकिन सरकार में शामिल नहीं करती। अब अन्ना द्रमुक भी यही कह रही बीजेपी से कि हमारा गठबंधन है, गठबंधन जीत जाएगा तब भी हम साझा सरकार नहीं बनाएंगे, यानी बीजेपी को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। ये तो एक मुद्दा अलग हो गया। अभी जो मुद्दा है, दोनों गठबंधन खतरे में है। पहले डीएमके की बात करते हैं। डीएमके को चुनौती इस समय जो मिल रही है वो कई तरफ से मिल रही है। एक तो अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन है, वो कितने दिन रहेगा पता नहीं, लेकिन अन्ना द्रमुक की चुनौती है ही। दूसरी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। सरकार बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है, सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के खिलाफ नाराजगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन केवल नाराजगी होने से सरकार के खिलाफ बात बनती नहीं, सत्ता बदलती नहीं, जब तक कि उसका लाभ उठाने वाला विकल्प के रूप में कोई मौजूद ना हो। अन्ना द्रमुक उस स्थिति में अकेले तो नहीं ही है। एक तीसरा दावेदार आ गया है, उसकी पार्टी का नाम है TVK, और इस पार्टी के मुखिया हैं तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय। सुपरस्टार विजय जो है वो कह रहे हैं कि डीएमके हमारी राजनीतिक विरोधी है और भाजपा हमारी वैचारिक विरोधी है। वो शत्रु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डीएमके और विजय का कोई तालमेल होने की उम्मीद नहीं देती, ये जो बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद हो जाए। एक उम्मीद यह है कि AIADMK से तालमेल हो सकता है अगर बीजेपी उससे निकल जाए, उसकी भी संभावना कम दिख रही है। विजय की सभाओं में बहुत भारी भारी भीड़ आ रही है, इससे कांग्रेस का मन डोल रहा है। कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डीएमके के साथ बने रहने के पक्ष में है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2026 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर नज़र नहीं है। उनकी नज़र है 2029 के लोकसभा चुनाव पर। 2019 में डीएमके ने 9 सीटें दी थी लोकसभा की, कांग्रेस को 8 जीत गई थी। 2024 में फिर 9 सीटें दी, 9 की 9 जीत गई, और डीएमके की अपनी 20 सीटें हैं। तो इसलिए इंडी गठबंधन में दोनों मिलकर बड़ी ताकत बनते हैं। तो राहुल गांधी का लक्ष्य तो केंद्र की सत्ता है, राज्य की सत्ता तो है नहीं। लेकिन जो राज्य की इकाई है उसको लग रहा है कि हम अगर पिछलग्गू इसी तरह से डीएमके के बने रहे तो राज्य में कांग्रेस पार्टी का विस्तार, उसका जो है वो विकास कभी हो नहीं पाएगा। तो उनका सुझाव है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है डीएमके के खिलाफ, और एक नया प्लेयर आया है, विजय के साथ अलायंस करना चाहिए। उससे हमारी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और हमको जो है ऑर्गेनिकली जो है वो गेन करने का मौका मिल जाएगा। विजय और राहुल गांधी के अच्छे संबंध हैं, लेकिन कोई बातचीत तालमेल की या गठबंधन की हुई नहीं है, क्योंकि वो बातचीत करने का मतलब है कांग्रेस को नाराज करना, जो कांग्रेस नहीं चाहती है। कम से कम उसका राष्ट्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं चाहता। अब एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या विजय की लोकप्रियता वोट में बदलेगी। कांग्रेस के लोगों का अनुमान है कि विजय की पार्टी को लगभग 20% वोट विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। विजय की पार्टी का अपना जो अंदरूनी असेसमेंट है वो 12 से 15% वोट का है। अब किसका अनुमान सही साबित होता है ये तो चुनाव नतीजे के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी वहां अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब एक्सरसाइज इसलिए भी हो रही है कि डीएमके पर दबाव बनाया जा सके ज़्यादा सीटें लेने के लिए। लेकिन डीएमके इस दबाव में आएगी ऐसा दिखाई नहीं देता, कम से कम अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है।
दूसरा सवाल विजय को लेकर है। सबके मन में प्रश्न है, विजय किसको नुकसान पहुंचाएगी, उनकी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट के दावेदार जो है बीजेपी और अन्ना द्रमुक का जो गठबंधन है वही है। अभी विजय के आ जाने से वो उस वोट में बंटवारा करेंगे और इस गठबंधन मतलब अन्ना द्रमुक और बीजेपी का जो गठबंधन है उससे जो नाराजगी है उसका फायदा भी विजय को मिलेगा। डीएमके को मिलने की उम्मीद कम दिखती है। अन्ना द्रमुक जो है जयललिता के निधन के बाद से सांगठनिक रूप से कमजोर हुआ, उसके पास कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। उसके इस समय जो महासचिव हैं, जो एक तरह से अध्यक्ष होता है पार्टी का, पलनीस्वामी, वो उतने लोकप्रिय नहीं है। जयललिता जैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, पूरे प्रदेश में उनका उस तरह का असर नहीं है। लेकिन वो जो मांग चल रही है पार्टी के अंदर कि सारे धड़े जो अन्ना द्रमुक के हैं उन सबकी एकता होनी चाहिए, तभी चैलेंज कर सकेंगे डीएमके को। पलनीस्वामी इसके ठीक खिलाफ है। वो न तो ओ पनीरसेल्वम को वापस चाहते हैं, वो न ही जो है दिनकरण को वापस चाहते हैं और न किसी और उस धड़े के किसी और नेता को। अब उनकी पार्टी से अन्ना द्रमुक से एक और प्रमुख नेता जो है वो बाहर हो गए हैं। जनाधार वाले नेता थे, वो भी एकता के समर्थक थे, इसलिए बाहर हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि बीजेपी भी लगातार पलनीस्वामी पर दबाव डाल रही है कि अन्ना द्रमुक के सारे घटकों को एक कीजिए। लड़ाई तभी जो है कांटे की बन पाएगी। पलनीस्वामी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब ये इस बात की संभावना मतलब यह आशंका भी आप कह सकते हैं बन रही है कि अन्ना द्रमुक से भाजपा का गठबंधन टूट जाए और अन्ना द्रमुक के जो बाकी घटक दल हैं वो और दूसरी छोटी पार्टियां जिन पे पीएमके सहित और कई पार्टियां हैं वो सब मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बनाए। और आपको मालूम है कि पलनीस्वामी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई इन दोनों की नहीं बनती है। पलनीस्वामी ने ये शर्त रखी थी कि अलायंस तभी करेंगे जब अन्नामलाई अध्यक्ष नहीं होंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे बीजेपी की ओर से गठबंधन की शर्तें। बीजेपी ने उसको मान लिया, गठबंधन की खातिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को कुर्बान कर दिया। लेकिन अन्नामलाई की लोकप्रियता में अभी कोई कमी नहीं आई है। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है। बीजेपी को 11% से ज्यादा वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को 10% के करीब वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में डीएमके से गठबंधन के बावजूद। लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, बीजेपी अकेले लड़ी थी, इसलिए बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 4.6% वोट मिले थे। तो कांग्रेस कहीं पहुंच नहीं रही है। विजय की लोकप्रियता की सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है कि वो लोकप्रियता वोट में कितना बदलेगी। तो दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। डीएमके के एक नेता थे, 2011 की बात, वाडी वेलु, बहुत लोकप्रिय थे, उनकी सभाओं में भारी भीड़ आती थी। और जब चुनाव हुआ 2011 का विधानसभा का, तो डीएमके की अपने इतिहास की सबसे बुरी हार हुई। तो लोग कह रहे हैं कि केवल नेता की सभा में भीड़ आती है, लोकप्रिय है, इसलिए जो है वोट भी मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं कमला हसन का, बहुत लोकप्रिय नेता है, अभिनेता कहना चाहिए। उनकी सभाओं में भी बड़ी भीड़ आती थी, एक भी सीट नहीं मिली। राजनीति से एक तरह से हाशिए पर पहुंच गए, अब मजबूरन उनको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। तो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने डीएमके की मदद से उनको राज्यसभा में भेज दिया है। तो वोट दिलाने की उनकी कोई हैसियत नहीं है अभिनेता के रूप में, चाहे जितने पॉपुलर हो। यही सवाल पूछा जा रहा है विजय के बारे में कि ठीक है वो पॉपुलर है, उनकी सभाओं में खूब भीड़ आ रही है, लेकिन वो वोट में बदलेगी क्या। कांग्रेस में ये शंका है कि विजय की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाए तो वो अपने संगठन का और जनाधार का दोनों का विस्तार कर सकती है। विजय की लोकप्रियता और कांग्रेस का जो संगठन है, ये दोनों मिले तो एक ताकत बन सकते हैं। ऐसी ताकत नहीं बनेंगे कि सरकार बना सके, लेकिन कांग्रेस का अगर रिवाइवल होना है तो कांग्रेस की स्टेट यूनिट को लगता है कि यही रास्ता है, वरना फिर वो निर्भर रहना पड़ेगा कि जितनी सीटें डीएमके कृपा करके दे दे उतनी सीटों पर लड़ना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें विधानसभा की दी थी डीएमके ने,
इस बार भी उससे ज़्यादा देगी, ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अब मामला आ जाता है राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति। इन दोनों के लिहाज से कांग्रेस का हाईकमान, उसको लगता है डीएमके के साथ रहने में या डीएमके को साथ रखने में फायदा है। लेकिन कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसको लग रहा है कि हम इसी तरह से हमेशा के लिए राजनीतिक बंधुआ मजदूर बने रहेंगे, पार्टी का कोई विकास नहीं होगा, पार्टी के रिवाइवल की कोई संभावना नहीं बनेगी अगर हम डीएमके के साथ रहेंगे। डीएमके का साथ छोड़ेंगे तभी कोई रास्ता निकल सकता है। लगभग इसी तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी में भी है। अन्नामलाई का यही रास्ता था कि रास्ता लंबा है, समय लगेगा, लेकिन हम पार्टी को नीचे से जमीन से खड़ा कर सकते हैं। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भले ही एक भी सीट न मिली हो, लेकिन जिस तरह से वोट लिया और डीएमके को, मतलब जो चेन्नई जिला है उसमें जो 4 लोकसभा सीटें आती हैं उसमें जिस तरह का सेटबैक दिया, हालांकि सीट नहीं जीत पाए, लेकिन डीएमके को जिस तरह का सेटबैक दिया वैसा सेटबैक उसको पहले कभी मिला नहीं था। तो डीएमके, अन्ना डीएमके दोनों के विरोध में खड़े होकर के अन्नामलाई ने बीजेपी की ताकत बढ़ा दी थी। अब बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से स्टालिन की सत्ता सरकार जानी चाहिए। इसी के लिए अन्ना द्रमुक से समझौता किया है। अन्ना द्रमुक से समझौता उसका जो है वो भी डगमगा रहा है। अन्ना द्रमुक को लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने से हमको मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। दूसरा, जिस तरह से बीजेपी के संबंध हैं अन्ना द्रमुक के जो घटक दल, जो जिनको पलनीस्वामी निकाल चुके हैं पार्टी से, उनसे जिस तरह का संबंध है वो मंजूर नहीं है पलनीस्वामी को। तो आखिरी मिनट पर फैसला कर भी सकते हैं वो कि बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। हालांकि इसका सीधा फायदा डीएमके को मिलेगा। तो तमिलनाडु की पूरी राजनीति इतनी उलझी हुई है कि वो आखिरी उसका स्वरूप क्या होगा चुनाव से पहले ये अभी बताना मुश्किल है। तो तमिलनाडु की राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कौन उठा पाएगा यही तय नहीं होगा। आमतौर पर होता यह है कि एक रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो जो प्रमुख विपक्षी दल है उसको माना जाता है वो दावेदार है एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने का। जब तक करुणानिधि और जयललिता थे तब इन दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा दूसरा नेता और उसकी पार्टी उठाती थी। करुणानिधि भी नहीं है और जयललिता भी नहीं है दुनिया में। तो ऐसे में जो लीडरशिप है, जो कि सत्ता में है स्टालिन, इसलिए उनका प्रभुत्व ज़्यादा है, उनका प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन वो करुणानिधि की तरह से लोकप्रिय नहीं है। और ये बात लगातार दिखाई दे रही है कि डीएमके लगातार कमज़ोर हो रही है। जिस तरह से उनके नेताओं में अंदर असंतोष है, खासतौर से उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाने पर। एमके स्टालिन चाहते हैं कि वो अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में ही अपने बेटे को अपनी विरासत, अपनी गद्दी सौंप दें। उप मुख्यमंत्री बना दिया है। वो चाहते हैं कि इस बार अगर हम 26 में चुनाव जीते तो उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बना दें। ये बात डीएमके के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको पसंद नहीं है। अब वो कोई भितरघात करेंगे, आखिरी मौके पर विद्रोह करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा ये किसी को मालूम नहीं है। इसी तरह से अन्ना द्रमुक में ई पलनीस्वामी आखिरी मिनट पर क्या करेंगे नहीं मालूम। और अन्ना द्रमुक के जो घटक दल हैं जिनको निकाल दिया है उन्होंने, जो बाहर हैं, वो किस तरह की जोर आजमाइश करेंगे, क्या वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं। सबसे जो है ब्लाइंड जो है वो खेल रहे हैं विजय। उनके बारे में मालूम नहीं है कि उनकी जो लोकप्रियता है अभिनेता के रूप में, वो सुपरस्टार है तमिल फिल्मों के। बहुत लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। लेकिन वो वोट में बदलेगा इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। पिछले दृष्टांत बताते हैं कि लोकप्रियता वोट में नहीं बदलती, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश उसका ठीक विपरीत उदाहरण है। एनटी रामाराव की लोकप्रियता जो है वोट में भी बदली, पहली बार चुनाव लड़े और सत्ता में आ गए। लेकिन तमिलनाडु में इस तरह का नहीं हुआ। रजनीकांत ने भी आजमाने की कोशिश की, पार्टी बनाई, पार्टी की घोषणा कर दी, लेकिन आखिरी मिनट पर पैर खींच लिए।
उनको जो फीडबैक मिला, उनको मालूम हुआ दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं, उनका जो कैडर है, उनके जो समर्थक हैं, उनकी लॉयल्टी बड़ी स्ट्रांग है। वो बहुत आसानी से किसी के लिए दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। यानी जो अन्ना द्रमुक का एक कोर वोट है और द्रमुक का कोर वोट, वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और के साथ नहीं जाएगा। उसका समर्थक, उसका मतदाता वर्ग किसी और के साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए अब वोट कहाँ से आएगा? वोट तो इन्हीं दोनों पार्टियों से टूटेगा, तभी किसी नई पार्टी को मिलेगा। इसी समस्या का सामना बीजेपी कर रही है और यही समस्या विजय के सामने भी है। विजय के साथ एडवांटेज सिर्फ इतनी है कि वो लोकप्रिय फिल्म अभिनेता हैं, इसलिए लोग सुनने के लिए उन्हें आते हैं। लेकिन वो जो सुनने आते हैं वो उनके वोटर बन जाएंगे, इस बात का विश्वास तो विजय को भी नहीं है। इसलिए अभी सब कुछ जो है वो कह सकते हैं आप मेल्टिंग पॉट में है तमिलनाडु की राजनीति का मामला, और वो दिसंबर जनवरी से पहले स्पष्ट होगा ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है। लेकिन अभी जो गठबंधन के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पार्टियां जिन गठबंधनों में दिखाई दे रही हैं, चुनाव तक वो उसी तरह बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें परिवर्तन तो होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, पता नहीं। और माना जा रहा है कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो पलनीस्वामी को मनाने में लगे हैं कि अन्ना द्रमुक के घटक दलों की एकता होनी चाहिए। पलनीस्वामी इसके लिए तैयार नहीं है। अब अमित शाह क्या स्टैंड लेते हैं? क्या वो पलनीस्वामी को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अमित शाह की जो रणनीति है वो विजय के साथ जाने के खिलाफ भी नहीं है। ये अलग बात है कि विजय भाजपा को अपना वैचारिक दुश्मन मानते हैं, लेकिन राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो कुछ महीने का इंतजार और है, इंतजार कीजिए, देखिए तमिलनाडु की राजनीति किस करवट बैठती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।